ज़रा अपनी नज़रें घुमा कर देखिए। इस ब्रह्मांड में हज़ारों करोड़ों किलोमीटर तक कुछ नहीं है। यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच असीम दूरियां हैं और इन दूरियों के बीच पाया जाने वाला सब्सटेंस कुछ नहीं है। पर क्या ये कुछ नहीं वाकई कुछ नहीं है, या ये कुछ है? तो आखिर इसे डिफ़ाइन कैसे किया जाए? किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लिखते वक्त आपको जितना सिलेबस याद रहता है और कोरोना काल में सीबीएसई में 90% लाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसे हम कुछ नहीं डिफ़ाइन कर सकते। पर क्या ब्रह्मांड में पाया जाने वाला ये असीम क्वांटिटी का नथिंग वाकई कुछ नहीं है, या यही सब कुछ है और हम कुछ नहीं हैं? ये भी तो हो सकता है इस यूनिवर्स में पाया जाने वाला इमेंस क्वांटिटी का नथिंगनेस हमारा एक इल्यूजन हो। पर यह भी तो हो सकता है कि वो नथिंगनेस ही ये यूनिवर्स हो और हम एक इल्यूजन हो। इतिहास के कई दिग्गज आला दिमागों का ये मानना रहा है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत नथिंग से हुई है। पर किसी आम आदमी के दिमाग को ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर हम कैसे कुछ नहीं से कुछ हो गए। चलिए एक मछली का एग्जाम्पल लेते हैं। ये मछली समुद्र में तैर रही है। इसे पानी की बाकी स्टेट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि बर्फ़ और भाप क्या होते हैं। ये पानी की सिर्फ लिक्विड स्टेट को जानती है, तो इसे ऐसा लग सकता है कि पानी जैसा कुछ होता ही नहीं है। पर मान लीजिए एकदम से हिमयोग आ जाता है और ये पूरा पानी जम जाता है, तब एक सेकंड के अंदर इस मछली के लिए इसका यूनिवर्स नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उस जमते पानी के अंदर ये भी जम जाएगी। तो जितने लोगों का भी ये मानना है कि यूनिवर्स हमेशा से था और हमेशा रहेगा, वो एक सही आइडिया है। पर हमारा यूनिवर्स हमेशा से इसी फॉर्म में था और इसी फॉर्म में रहेगा, ये एक गलत आइडिया है। हो सकता है कि आपकी शादी आपके एक क्रश से होने वाली हो और जिस पल आप वरमाला डाल रहे हो उसी वक्त ब्रह्मांड खत्म हो जाए। क्योंकि समुद्र का जमना तो एक रेयर फिनोमिनन है, पर रबर बैंड का टूटना बहुत कॉमन। जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था और पास के पार्क में फुटबॉल खेलने जाता था, तब मेरे पाँव से टकराकर फुटबॉल ज़्यादा दूर तक नहीं जाती थी। पर टीनेजर लड़कों में बहुत ताकत होती थी। वो जब भी किसी फुटबॉल को किक किया करते थे तो वो बहुत दूर जाके गिरती थी। उनकी फुटबॉल के उस मोशन को देखकर मैं हमेशा अचंभे में रहता था कि आखिर ये फुटबॉल हवा में घूम क्यों रही है। कुछ समय बाद पता चला कि जिस चीज़ को मैं कुछ नहीं समझता था वहाँ कुछ था, और आसमान में उड़ रहे पक्षी दरअसल हवा में तैरने वाले जीव हैं। जिस तरह मछली पानी में तैरती है, जिस तरह हवा में तैर रही फुटबॉल अपने रास्ते से भटक जाती है, उसी तरीके से स्पेस में तैर रही लाइट भी कई बार अपने रास्ते से भटक जाती है। रात को आसमान की तरफ देखते वक्त हो सकता है कि स्टार ए लेफ्ट में हो और स्टार बी राइट में, पर रियलिटी इससे अलग भी हो सकती है। हो सकता है दोनों स्टार्स और धरती के बीच में करोड़ों लाइट ईयर्स का डिस्टेंस हो। इस रास्ते के बीच वो लाइट कई मासिव ऑब्जेक्ट्स के पास से होकर निकली हो सकता है वो लाइट किसी ब्लैक होल के पास से निकली हो। इससे लाइट का पाथ बदल जाएगा। लाइट तो सीधी दिशा पर ही चल रही थी, पर समय में ही कर्व आ गया। ये वैसा ही होगा जैसे आप तो सीधी ही दिशा में दौड़ रहे थे और आपको पूरा वक्त ये लगता रहेगा कि आप सीधी दिशा में ही दौड़ रहे हैं, पर धरती गोल है। तो दरअसल स्टार ए राइट में था और स्टार बी लेफ्ट में, पर उनकी लाइट जिस रास्ते से आ रही थी वो रास्ता ही घुमा हुआ था। जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि मास स्पेस टाइम को कर्व कर देता है जिससे लाइट का पाथ भी डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो उन्हें पता चला कि यूनिवर्स में कई जगह मैसिव ऑब्जेक्ट्स ना होने पर भी लाइट का पाथ डिस्टॉर्ट हो जाता है। आगे की रिसर्चेस में पता चला कि वहाँ मास तो बहुत था, बस दिखाई नहीं दे रहा था। इसके ना दिखने का कारण हमारे इंस्ट्रूमेंट की खराबी या यूनिवर्स की दूरी नहीं थी, बल्कि ये तो हमारे यूनिवर्स का हिस्सा ही नहीं था। आज से कुछ सदियों पहले तक साइंटिस्ट मानते थे एक कंटेनर लीजिए, उसके अंदर से हवा निकाल दीजिए एंड टडा यू गॉट नथिंग। बट क्वांटम मैकेनिक्स में कई खोजों के बाद आज हमें ये पता चला है कि वैक्यूम क्वांटम फ्लक्चुएशन से भरा होता है। चाहे आप किसी कंटेनर में प्योर वैक्यूम भी क्रिएट कर लें, फिर भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस के रूप में उसमें अपार एनर्जी स्टोर्ड होगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड समय की झील की तरह है और इस समय में हर पार्टिकल एक लहर है और ये सभी लहरें ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जैसे किसी झील में बनने वाली रिपल्स, कुछ रिपल्स छोटी होती हैं तो कुछ बड़ी, पर बड़ी रिपल्स के बनने का रीज़न भी छोटी रिपल्स ही होती हैं। उसी तरह जिस तरह हम एटम से बने, छोटे डिस्टर्बेंसेस से बना बड़ा डिस्टर्बेंस। पर अगर किसी तरीके से झील के एक हिस्से के पानी को हम शांत करने में सफल हो भी गए, तो आसपास की बनने वाली रिपल्स उसे डिस्टर्ब कर ही देंगी। यही होता है जब हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं। उस वैक्यूम के अंदर तो कोई पार्टिकल नहीं होता, पर आसपास के यूनिवर्स के पार्टिकल्स की क्वांटम फ्लक्चुएशंस उस वैक्यूम में अब भी होती हैं। अभी तक की यूनिवर्स की स्टडी करने से तो ये समझ में आ रहा है कि नथिंग जैसा शायद कुछ होता ही नहीं।
पर यह भी तो हो सकता है जिसे हम नथिंग समझते हैं वही सब कुछ हो और हम कुछ नहीं। अगर आप किसी क्रिकेट स्टेडियम के बीचों बीच हाथ में अंगूर लेकर खड़े हैं तो ये अंगूर अगर एटम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है तो वो पूरा क्रिकेट स्टेडियम एटम को, और इस न्यूक्लियस और उस एटम की बाउंड्री के बीच कुछ नहीं होता। एटम की ये बाउंड्री भी इमेजिनरी होती है, जो कि एटम के बाहर घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सिव फोर्स होती है। तो एटम्स एक दूसरे में मर्ज इसलिए नहीं करते क्योंकि इनकी बाहरी लेयर के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये एटॉमिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है जिसे ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। आप जब भी किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो एक्चुअली वो चीज़ आपके कांटेक्ट में नहीं होती। दीवार में पंच मारना हो या फिर कोई कार एक्सीडेंट, कभी भी दीवार के मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स से भिड़ते नहीं हैं। इनफैक्ट आपके पाँव के मॉलिक्यूल्स भी कभी ज़मीन के मॉलिक्यूल्स को टच नहीं करते। तो दरअसल एटम्स भी किसी फुटबॉल की तरह ही होते हैं, एक रिपल्सिव फोर्स की आउटर बाउंड्री पर काट कर देखोगे तो अंदर कुछ नहीं। तो हम जिन एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हैं वो लगभग कुछ नहीं है। हम जिस मैटर से बने हैं और जिस मैटर को देख सकते हैं वो एक्चुअल यूनिवर्स का दरअसल 5% है। बाकी का 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर के अरबों पार्टिकल्स हर समय हमारी बॉडी से होकर निकल रहे हैं, और डार्क मैटर का एक पूरा यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स के साथ को एग्जिस्ट करता है। पर डार्क मैटर के यूनिवर्स का डार्क सार्थक तिवारी कभी सार्थक तिवारी को देख नहीं सकता, और इसका रीज़न ये कि हम एक दूसरे के आर पार हो जाते हैं। इस यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन उस यूनिवर्स तक कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि डार्क सार्थक तिवारी डार्क मैटर से बना है जो कि एक्चुअली मास वाले पार्टिकल्स हैं, और सार्थक तिवारी खोखला है। समझ नहीं आया? चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम जिन एटम से बने हैं उनका मैक्सिमम हिस्सा स्पेस है। इनकी आउटर बाउंड्री एक फोर्स है, और न्यूक्लियस इतना छोटा कि उससे बड़ी कंगना रनौत की बुद्धि। तो जब भी डार्क मैटर के पार्टिकल्स हमारी बॉडी के पास आते हैं तो वो बिना इंटरेक्ट किए ही गुजर जाते हैं। ये वैसा ही होगा जैसे हम किसी छन्नी से चाय छानते हैं। चाय के पार्टिकल्स हमारी छन्नी की दानी से बहुत छोटे हैं और छन्नी खोखली है। इसी तरह हम जिन पार्टिकल्स से बने हैं वो खोखले हैं, और डार्क मैटर ही असली मास वाले पार्टिकल्स हैं। तो हो सकता है कि डार्क यूनिवर्स का आपका ही हमशक्ल जस्ट आपके सामने बैठा हो और आपको घूर रहा हो। ये थॉट सोचने में ही कितना डरावना लगता है, पर डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसे भी आप देखोगे नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो वापस से चलते हैं उस मछली और समुद्र वाले एग्जाम्पल पे। मान लीजिए ग्लेशियर से पानी पिघला था और नदी में आया था। उससे पहले लिक्विड पानी जैसी कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी। तो मछली के नज़रिए से तो यही लगेगा कि उसके ब्रह्मांड की शुरुआत कुछ नहीं से हो गई, पर एक्चुअली इस पानी के यूनिवर्स की शुरुआत एक ऐसे यूनिवर्स से हुई थी जिसमें इस पानी की पूरी इन्फॉर्मेशन कैद थी। ब्लैक होल्स अक्सर कई ऑब्जेक्ट्स को खा जाया करते हैं, जो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स को जन्म देता है। ब्रह्मांड में नष्ट होने वाली हर चीज़ एक नई चीज़ को जन्म देती है, क्योंकि एनर्जी को पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। तो आखिर ब्लैक होल्स जिन ऑब्जेक्ट्स को खाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? कई दशकों तक साइंटिस्ट ने इस पर अपना माथा फोड़ा और आखिर में ये कंक्लूजन निकला कि वो इन्फॉर्मेशन दरअसल ब्लैक होल ही बन जाती है। यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर बिग बैंग थियरी ये कहती है कि 13.8 अरब साल पहले कुछ नहीं था एंड बूम, हमारा यूनिवर्स अस्तित्व में आ गया। पर दरअसल वो कुछ नहीं हमारे यूनिवर्स के हिसाब से कुछ नहीं था, पर फिर भी वो कुछ था। बचपन में मुझे एक बिल्डिंग ब्लॉक्स का गेम बहुत पसंद हुआ करता था। उसमें मैं अपने मन के हिसाब से प्लास्टिक ब्लॉक्स को जोड़कर अपना पसंदीदा घर बनाया करता था। 10 साल बीत गए और 11वीं में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा। उसे पढ़कर ये पता लगा कि जितने भी घर उस बिल्डिंग ब्लॉक के सेट से बनाए जा सकते थे, उन सभी पॉसिबल घरों की मैथमेटिकल इक्वेशन तो उस बक्से में पहले से कैद थी। मान लीजिए कि उन बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके मैं 1000 अलग अलग प्रकार के घर बना सकता था। तो 1001वां यूनिक घर बनाना एक मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि आप चाहे कितना भी यूनिक क्यों ना सोच लें, ये तो उस बक्से की मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन अलाउ ही नहीं करती। तो दरअसल इस यूनिवर्स की शुरुआत के पहले क्या था, ये सवाल बेतुका इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सवाल इस यूनिवर्स में पाई जाने वाली एक इन्फॉर्मेशन ही है, और ये इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्स का ही हिस्सा है। और इस यूनिवर्स में इसकी शुरुआत के पहले की इन्फॉर्मेशन होना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दरअसल इस यूनिवर्स की शुरुआत के पहले कुछ नहीं था एक जायज़ आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि वो इस यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं था, पर वो कुछ नहीं भी कुछ था। दरअसल यूनिवर्स अक्सर ज़ीरो स्टेट को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जितनी पॉजिटिव एनर्जी तो उतनी ही नेगेटिव एनर्जी। ज़मीन में गड्ढा खोदने के लिए आपको एक मिट्टी का पहाड़ बनाना भी ज़रूरी हो जाता है, और नदी से पानी निकालकर आसमान में फेंकने के लिए आसमान की कुछ हवा भी नदी में ज़रूर मिलेगी। हो सकता है इस यूनिवर्स की शुरुआत पर एक नेगेटिव यूनिवर्स भी बना हो जो इसकी पूरी एनर्जी को काउंटर करता हो, और ये दोनों एक साथ ज़ीरो ही हो। पर ज़ीरो दरअसल कुछ नहीं होता है, क्योंकि ज़ीरो भी कुछ होता है।
इससे तो यही मालूम पड़ता है कि कुछ नहीं जैसा कुछ नहीं। देयर इज़ नथिंग लाइक नथिंग। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ और कमेंट सेक्शन में अपने दिमाग का सारा नथिंग पेल दो। लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करो, बिकॉज सोशल मीडिया पे क्रिंज क्रिएटर्स की ऑडियंस इज़ हैवी एंड कंटेंट इज़ नथिंग, और यहाँ हमारा कंटेंट इज़ हैवी एंड ऑडियंस इज़ नथिंग।